Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 सितंबर 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ना बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है उमियम लेक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन एप। आप लोगों ने एप के बारे में सुना होगा, मंकी की तरह ही यहाँ पर एप आपको देखने को मिलता है। हालांकि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे बंदर की पूंछ होती है, लेकिन यहाँ पर जो एप वाली स्पीशीज़ होती है इनकी पूंछ नहीं होती है। अब एप में कई सारी स्पीशीज़ आती हैं, जैसे अगर एक एग्जाम्पल दूँ तो चिंपैंजी बेसिकली यहाँ पर एक एप वाली स्पीशी है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो नीचे ऑप्शन के अंदर 4 अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक एप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गिबॉन, ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर सी लंगूर, ऑप्शन नंबर डी ओरेंगुटैन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कई बार यहाँ पर ये जो स्पीशीज़ है वो न्यूज़ में रहती हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वाकई में यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज़ है, इसरो ने यहाँ पर कह सकते हो सरप्राइज़ कर दिया है सबको। एग्जैक्टली हुआ क्या है, विक्रम लैंडर ने चांद पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग करी है। अब कहोगे ये क्या मैटर है, मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो कल दिन भर में इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा कवरेज मिला है, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। हमारे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर कवर किया है। इवन आज का जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, यहाँ पर एक सेपरेट आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है इसी टॉपिक को लेकर। तो इंडिया टुडे ने भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, विक्रम लैंडर होप्स ऑन द मून, फायर्स इंजन्स टू गो अप, लैंड अगेन। और एक जो वीडियो है इसरो ने वो भी यहाँ पर शेयर की है अपने ट्विटर हैंडल पर, जाकर आप लोग चेक भी कर सकते हो उस वीडियो को। तो कहने का मतलब क्या है, अब उसको समझते हैं। आपको पता होगा चंद्रयान 3 जो है ये 23 अगस्त को चांद के ऊपर लैंड कर जाता है। और स्पेशली यहाँ पे हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस कर रखा है शुरू से ही। पहली चीज़ लैंडर, जिसका नाम यहाँ पे विक्रम रख रखा है। दूसरा यहाँ पर यह है हमारा रोवर, जिसको हम लोग प्रज्ञान के नाम से भी जान रहे हैं। अब हुआ क्या, जो ये चंद्रयान 3 है सक्सेसफुली चांद के ऊपर लैंड किया। लैंड करने के बाद में इसमें से जो रैंप निकला, रैंप निकलने के बाद में रोवर बाहर आया। रोवर ने यहाँ पे चांद के ऊपर चक्कर लगाए। ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ें हमें मिली हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इस रोवर के माध्यम से मिली है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारा विक्रम लैंडर है, जिस पॉइंट पर लैंड हुआ है चांद के ऊपर में, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है ना। आपको कई बार ये भी पढ़ा रखा है। और अभी परसों ये भी न्यूज़ आई थी कि जो ये प्रज्ञान रोवर है इसने अपना जो काम था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अब चांद के ऊपर रात होने वाली है। क्योंकि चांद के ऊपर 14 दिन तक रात रहती है और 14 दिन तक उजाला रहता है। तो 14 डेज़ जो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, जो उजाला था वो कंप्लीट हो रहे हैं, और कंप्लीट होने के बाद में अब जो रात है वो स्टार्ट हो रही है। तो 14 दिन तक रात रहने वाली है। तो 14 दिन तक जब अंधेरा रहेगा तो यहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसकी वजह से बोला जा रहा है पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे जो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये काम करना बंद कर जाएं। ठीक है, यानी कि 14 दिन बाद हम इनके साथ में कनेक्शन बना पाएँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट एक आशा लगाकर इसरो यहाँ पर बैठा हुआ है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि हाँ बिल्कुल ये कनेक्शन वापस से यहाँ पे देखने को मिलेगा। 21 सितंबर या 22 सितंबर को वापस से कनेक्शंस हो सकते हैं हमारे। अब क्योंकि यहाँ पे रात शुरू हो चुकी है तो इस वजह से जो ये प्रज्ञान रोवर है ना दोस्तों, इसको यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पर ऑफ करने के बाद में एक जगह पर सेटल कर दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे कुछ दिनों बाद
लगभग 21 या 22 सितंबर को कि ये वापस से स्टार्ट हो पाता है, कनेक्शंस हमारे हो पाते हैं या नहीं हो पाता है। लेकिन ठंड ज़बरदस्त पड़ेगी तो लग रहा है कि यहाँ पर स्टार्ट ना हो, लेकिन हम मान के यही चलेंगे, एक आशा लगी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है कि ये वापस से स्टार्ट हो जाए। अब ये तो बात हुई अलग अलग टॉपिक्स की जो कि पिछले कुछ दिनों से कवर हो रहे हैं। ये सारे के सारे अपडेट्स हैं चंद्रयान 3 को लेकर। अब जो नया अपडेट आ रहा है, जो कल पूरे दिन चर्चा में था, वो यहाँ पर ये था विक्रम लैंडर को लेकर। जो विक्रम लैंडर दोस्तों लैंड किया है ना, इसने चांद के ऊपर एक छलांग लगाई है। छलांग मतलब यहाँ पर ये वापस से इसके इंजन को स्टार्ट किया है इसरो ने, और इंजन को स्टार्ट करने के बाद में ये थोड़ी ऊंचाई तक फिर से उठा। उठने के बाद में 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाके यहाँ पर वापस से लैंड किया है। यानी कि ये वापस से इसका इंजन जब स्टार्ट किया गया तो ये वापस से ये उठा है, इसने कूदा है ऊपर। ऊपर उठने के बाद में इसने 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर वापस से लैंडिंग करी है, और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग। हमारे कनेक्शंस अभी भी प्रॉपरली बने हुए हैं। तो इसरो का जो कंट्रोल है लैंडर के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा टाइट आपको देखने को मिलेगा। तो कहोगे इसमें हुआ क्या है? देखो, इसमें अपने आप में बहुत सारे आने वाले समय पर जो हमारे ऑप्शंस है वो ओपन होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल था कि मतलब इसरो खुद यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि जो विक्रम लैंडर को हम लोगों ने जिस काम के लिए भेजा था उसने वो काम किया, उससे अधिक काम करके दिखाया। इवन यहाँ पर ये वापस से उठ सकता था, हमें यहाँ पर इसको लेकर कोई ऐसी होप नहीं थी। ये वापस से चांद से थोड़ी ऊंचाई पर उठा, लगभग 40 सेंटीमीटर तक, और उठने के बाद में 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाके सॉफ्ट लैंडिंग इसने दोबारा से की। और इसी को हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया है। तो इसरो की यहाँ पर एक छलांग, एक होप यहाँ पर देखने को मिला, एक होप एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया। फ़ायदा क्या होगा इससे? तो दोस्तों बोला जा रहा है आने वाले समय पे ढेर सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे अभी कई सारी कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना चांद के ऊपर से कुछ सैंपल्स, जो भी यहाँ पर मिट्टी हो गया, कुछ रॉक हो गया, वो सैंपल उठाकर वापस से पृथ्वी पर लेकर आया है। तो हमारे लिए वो रास्ता ओपन हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या था कि हमें लैंड करवाना है, लेकिन वापस ये चांद से उठ सकता है। ये चीज़ें भी अभी के समय पर कह सकते हो इंडिया के हाथ में थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, थोड़े ऑप्शंस हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो इन फ्यूचर अगर हमें चांद के ऊपर से कुछ सैंपल्स लेकर आने होंगे, ठीक है, तो वो सैंपल्स भी हम लोग सक्सेसफुली लेकर आ सकेंगे। तो फ्यूचर मिशंस में ये जो होप एक्सपेरिमेंट है इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। होप मतलब कूदना, छलांग लगाना, जिस तरीके से अभी यहाँ पर लैंडर ने करके दिखाया। और पता ये कुछ आसान नहीं था करना। आसान इसलिए नहीं था क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब ये लैंडर लैंड किया है ना, तो इसमें हमने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता होगा चेस्ट लगा रखा है, ILSA लगा रखा है। ILSA रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि जो हमारा मून है, मून के ऊपर क्वेक देखने को मिलेगा, एक भूकंप देखने को मिला है ना, मून क्वेक स्पेशली देखने को मिला। तो उसका जो खासकर एनालिसिस है कि मून क्वेक आया है, वो सब पता लगाने के लिए ILSA नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसने हमें बताया, ये हमने इसमें लगा रखा है। चेस्ट लगा रखा है। चेस्ट मतलब यह है कि ये हमारे चंद्रमा का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर को मेजर करके सारा डेटा हमें प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। तो पता है एग्जैक्टली हुआ क्या? ये दोनों चेस्ट और साथ ही साथ में जो आपका ILSA है, ये ना लैंडर में से इस तरीके से निकला हुआ है। निकलने के बाद में ये चांद की धरती पर टच हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब चांद की जो ये ज़मीन है उसके ऊपर टच हुआ हुआ है। तो जब इसने छलांग लगाई थी इस लैंडर ने, तो पता है इन सब को इसरो ने फोल्ड कर दिया, यानी इसको फोल्ड करके वापस लैंडर में डाल दिया, और इसको भी फोल्ड करके वापस से लैंडर में डाल दिया। फिर उसके बाद इसने छलांग लगाई और छलांग लगा के 30 से 40 सेंटीमीटर दूर पर जाकर वापस इसने लैंड किया। हालांकि डिस्टेंस थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन फिर भी जो है ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आगे हमारे फ्यूचर मिशंस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और जब ये दूसरी जगह पर जाकर लैंड हुआ तो वहाँ पर फिर से इसको निकाल दिया गया बाहर। फिर से जो ये चेस्ट और ILSA है वो यहाँ पर फिर से अपनी जगह पर कह सकते हो डिप्लॉय हो चुका है। तो इस तरीके से इसरो का जो कंट्रोल है वो इसके ऊपर बना हुआ है। अब इसरो ने फिलहाल यहाँ पर गुड नाइट बोल दिया है 22 सितंबर तक हमारे इस पूरे के पूरे मिशन को। देखते हैं 22 सितंबर को क्या होता है। 22 सितंबर को क्योंकि वापस से उजाला होगा चांद के ऊपर में, तो जब उजाला होगा तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, खासकर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वापस से काम कर सकें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सोलर पैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होगा। लेकिन बीच में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका है। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में कई बार शेयर कर चुका हूँ रिगार्डिंग चंद्रयान 3। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, फ्रंट पेज पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो G20 के समिट के लिए सब कुछ हो चुका है रेडी। 9 सितंबर और 10 सितंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के अंदर में एक बड़ा G20 समिट चलने वाला है। दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो भारत के अंदर होंगे, एक मीटिंग कर रहे होंगे। लेकिन खबर ये भी रिसेंटली आई है, क्या व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के प्रेसिडेंट आएंगे? तो ये साफ साफ मना हो चुका है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे।
लेकिन रशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गी लैवरोव, वो एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, क्या चाइनीज़ प्रेसिडेंट आएंगे? अभी तक खबर ये थी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आने वाले हैं, लेकिन अभी फाइनल ये भी हो चुका है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी दिल्ली के इस G20 समिट को अटेंड नहीं करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पे जो बाइडन है वो थोड़े डिसअपॉइंटेड है। बाइडन ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं खुश हूँ इंडिया में इस समिट को अटेंड करने के लिए, जाने के लिए। दूसरी चीज़, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में डिस्कशन होगा, जो कि लास्ट टाइम नवंबर 2022 में हुआ था बाली समिट के दौरान। तो सोचा था अभी वापस से इंडिया में डिस्कशंस होंगे, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। ये बात जो बाइडन की साइड से मेंशन की गई है। अच्छा भी है ना, आए कैसे, क्योंकि यहाँ पर हरकत ही ऐसी हैं। अभी क्या हुआ है आपको पता ही होगा, हाल ही में इंडिया का जो कुछ हिस्सा है इन्होंने अपने लेटेस्ट वाले मैप में दिखाया। 2023 का जो स्टैंडर्ड मैप जारी किया है चाइना ने, उसमें भारत का अरुणाचल प्रदेश, भारत का अक्साई चीन वाला पोर्शन सब अपने मैप में दिखाया। और केवल इंडिया के साथ ऐसा नहीं किया, इंडिया के साथ साथ फिलीपींस, उसके साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कुछ कंट्रीज़ और हैं जिनकी टेरिटरीज़ अपने मैप के अंदर दिखाई। अब भाई यहाँ पर G20 समिट में, इतने बड़े समिट में जो दुनिया भर के लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उसको अटेंड करने आएंगे, कोई क्वेश्चनिंग वगैरह हो गई, कोई यहाँ पे मुद्दा उठा दिया गया, तो कैसे रहेंगे, क्या जवाब देंगे उसका? तो किस मुंह से आए यहाँ पर इस समिट में, वो भी एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा। रीज़न एग्जैक्टली यही होगा, और क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे कोई रीज़न नहीं दिया है कि शी जिनपिंग स्किप कर रहे हैं, इस समिट को छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कोई कारण अभी तक नहीं बताया गया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो ब्रिक्स समिट में प्रेजेंट थे। अभी आपको पता होगा ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की जो समिट चली थी साउथ अफ्रीका में, उस समय पर 24 अगस्त को वो प्रेजेंट थे वहाँ पर। और प्रेजेंट होने के साथ साथ इंडिया के साथ, इंडिया भी था वहाँ पे, शी जिनपिंग भी थे, और हमारे PM मोदी भी गए थे, सबके बीच में डिस्कशंस भी हुए। और अब क्या हो गया, अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बीच में यहाँ पर ये हो गया ना, ये जो मैप है वो रिलीज़ हो गया, और हरकतें ही ऐसी हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो मीटिंग और करीब आएगी तो आपको और इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने क्या काम किया है, काम ऐसा मत करो कि मीटिंग ही ना अटेंड कर पाओ। खैर वो टॉपिक अलग है, बट अभी जो इश्यूज़ थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझाए। आगे आते हैं दोस्तों। आपको पता है ना G20 कंट्रीज़ के अंदर में, क्योंकि एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया था G20 कंट्रीज़ को लेकर कि बताओ कौन कौन से देश G20 ग्रुप में आते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे दिए गए थे कंट्रीज़ के पेयर्स बना के। 2021 या 21 का क्वेश्चन था ना, तो 21-22 का क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये आपको ध्यान रखना है, G20 कंट्रीज़ में ये सारे देश हैं। अब G20 में सारे के सारे 20 देश नहीं है दोस्तों। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार इसमें 20 कंट्रीज़ है। नहीं, एक तो पूरा यूरोपियन यूनियन है, और इस यूरोपियन यूनियन में कितने नेशंस, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, आप लोगों के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो पूरा यूरोपियन यूनियन है, और एक यूरोपियन यूनियन हो गया, बाकी 19 कंट्रीज़ हो गई, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK, US। ये हो गई 19 कंट्रीज़। 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन, तब जाके हम इसको G20 का नाम देते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे बड़ा ग्रुप मतलब आप ये कह सकते हो दुनिया भर की जितनी भी GDP है, पूरे दुनिया की जो इकॉनमी है, उसका 85% इकॉनमी का कंट्रीब्यूशन इन्हीं 20 G20 से आता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप से निकल कर आता है। इवन यहाँ पर दुनिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3 जो पॉपुलेशन है, वो इन्हीं कंट्रीज़ से निकल कर आती है। तो इन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलने वाला है ना। दोस्तों आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने स्टार्ट कर दी है वेस्टर्न एयर कमांड की एनुअल एक्सरसाइज। और ये जो एनुअल एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास जिसको हम लोग बोलते हैं, इस अभ्यास का नाम है त्रिशूल। ध्यान रखना, त्रिशूल नाम का यहाँ पर यह अभ्यास है जिसको स्टार्ट कर दिया गया है। और ये अभ्यास चलने वाला है, 4 सितंबर से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी कल से शुरू हो चुका है, और 14 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। और इस दौरान आपको पता है कि G20 की मीटिंग भी है हमारे दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो स्पेशली जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल वाला रीजन है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के पास है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि बेसिकली चाइना वाले के पास है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये लाइन्स आपको देखने को मिलती हैं, है ना। अगर मैं आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करके दिखाऊँ तो एक सेकंड को, इससे और क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं लाया नहीं हूँ यार मैप वाला, क्योंकि आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि मैप लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलो, अभी काफ़ी सारे लोग होंगे नए, तो उनको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, LOC। ठीक है, ये यहाँ पर LAC हो गया, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC के पीछे यहाँ पे आता है अक्साई चीन, और इधर LOC के पीछे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो दोनों टेरिटरीज़ मैंने आपको बताई हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला टेरिटरी हो गया, ये पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन ये है भारत का हिस्सा। ये पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है।
उसी प्रकार से यहाँ पे अक्साई चीन वाला जो रीजन है ये भी भारत की टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर इसको चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। तो ये जो अभ्यास है त्रिशूल, ये इस LOC और LAC पर चल रहा है। 4 सितंबर से 14 सितंबर तक ये चलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो अभ्यास है ये हमारे वेस्टर्न एयर कमांड, इंडियन एयर फोर्स के जो हैं उन्होंने शुरू किया है मंडे में। इस एक्सरसाइज के अंदर में हमारी जो अलग अलग एसेट्स हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, इनको तैनात किया जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये कहाँ पर है मैंने आपको दिखाया। ये जो एक्सरसाइज है 4 सितंबर से 14 सितंबर, बार बार वही बात यहाँ पर रिपीटेड आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, G20 समिट के दौरान यहाँ पर एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि G20 समिट के दौरान हमारा पूरा का पूरा जो देश है वो हाई अलर्ट पर होगा। ठीक है, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के ऊपर ध्यान रखा गया है। जहाँ पर समिट चल रही है वहाँ पे कोई ड्रोन वगैरह उड़ाने की भी आप कह सकते हो कि परमिशन अलाउ नहीं की गई है। लॉकडाउन रहने वाला है दिल्ली के अंदर में 3 दिन तक स्पेशल तरीके से। ठीक है, जब ये पूरा समिट चलेगा तो 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। ये बात मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ही बता दी थी। अब दोस्तों हो क्या रहा है ना, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, रिलेशंस लगातार ख़राब हो रहे हैं, और चाइना ने रिसेंटली जो मैप रिलीज़ किया है उसकी वजह से जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है वो और ख़राब हो गए। संबंध खराब होने बुरी तरह से स्टार्ट हुए 2020 के मई के महीने में, जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने ज़बरदस्ती भारत की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की, उसकी वजह से एक झड़प भी हुई थी। बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे होते चले गए। तब से आप देख पाओगे बॉर्डर पर चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है हमारा। और इसी दौरान हमारा जो ध्यान है ना वो LOC से, क्योंकि LOC पाकिस्तान की साइड पर है, तो वहाँ से ध्यान हट कर हमारा आज के समय पर LAC पर ज़्यादा है। हमें बराबर का ध्यान रखना है, इस वजह से यहाँ पर अभी जो एक्सरसाइज है उसको भी कंडक्ट किया जा रहा है। दोनों पर इक्वली यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। उसके अलावा दोस्तों बोला जा रहा है कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने यहाँ पर अपना जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, लगभग 68,000 जो ट्रूप्स हैं इनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया है। इन्फेंट्री व्हीकल्स हो गए, टैंक्स वगैरह हो गए, ये सब कुछ यहाँ पे पहुँचाया गया है जहाँ पर यह अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभ्यास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहुँचा दी गई हैं। समझ गए? ये आप फोटो देख पा रहे, फोटो भी रिलीज़ किया गया है। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ना, और साथ ही साथ में जो आर्मी है वो यहाँ पर ट्रेनिंग चला रही है। एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में सितंबर 1 को यहाँ पर जो ट्रेनिंग वगैरह है वो चलती हुई नज़र आ रही है। तो एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, जिसका नाम है त्रिशूल। किसी देश के साथ में नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है उसको यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो LOC और साथ साथ LAC के जो एयरफोर्स हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पूरी तरह से अलर्ट होने वाले हैं इस अभ्यास के अंदर में। ना दोस्तों आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। और इस ग्रुप के अंदर में आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स की PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे मैं आपको कोई भी आर्टिकल डिस्कस करता हूँ तो आर्टिकल के पीछे का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किया जाता है। आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो मैं आपको एग्जाम्पल, कोई बढ़िया एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, वैसे कल वाला आप PDF देख सकते हो या कल वाला वीडियो देख सकते हो, कल वाले में आपको बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, हर रोज़ यार न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा नहीं है कि हर रोज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, कभी इंपॉर्टेंट मिलता है कभी नहीं मिलता। तो कुछ यहाँ पर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब आपको PDF के फॉर्म में, यानी कि नोट्स बनाने की परेशानी नहीं लेनी है आपने। आपको केवल एक PDF मिलेगा इस ग्रुप के अंदर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का PDF होगा। ठीक है, कुछ लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अपने पास में उसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 499 खर्च करना है और ये केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। आपने दोबारा कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ग्रुप से ऐड हो गए तो हो गए, सारे बेनिफिट्स आपको उस ग्रुप में जो भी हैं वो मिलते रहेंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और भी आसान है। व्हाट्सएप पर आपको एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, साथ ही साथ में डेमो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। आप पूरे डेमो को अच्छे से देखना और देखना कि किस तरीके से आपको इस ग्रुप से फ़ायदा हो सकता है, कैसे यहाँ पर आप नोट्स बनाने से बच सकते हो, सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। उस पूरे वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यार हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुँचा दिया करो। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ ये जो आर्टिकल है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है विक्रम लैंडर को लेकर। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, थंबनेल वाला आर्टिकल जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी की बात कर रहे हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन एक छोटा सा इशू है दोस्तों।
ये मुद्दा आपको पता होना चाहिए क्योंकि आने वाले समय पर बहुत चर्चा होने वाली है इसको लेकर। टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है आने वाले समय पर वो भी पास हो सकता है, उसको लेकर डिस्कशंस हो सकते हैं। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, व्हाट्सएप जैसे कई सारे ऐप हैं। व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आज के समय पर क्या सबसे बढ़िया फीचर है कि आप व्हाट्सएप से दुनिया में कहीं पर भी, या स्पेशली बात करूँ इंडिया में, कहीं पर भी वीडियो कॉल कर सकते हो, इवन आप कॉल भी कर सकते हो। क्या व्हाट्सएप के लिए आपको कोई रिचार्ज करवाना पड़ता है? नहीं। लेकिन कहोगे नहीं व्हाट्सएप के लिए नहीं करवाना पड़ता, लेकिन हमें अपने सिम का तो रिचार्ज करवाना पड़ता है ना। भले ही आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन कोई भी यूज़ कर रहे हो, उसका रिचार्ज करवाना पड़ता है। आपने सिम का रिचार्ज करवाया, आपके फ़ोन में नेट स्टार्ट हुआ और उस नेट के वजह से यहाँ पे आप व्हाट्सएप या बाकी सारे जो एप्लीकेशंस है जिससे आप वीडियो कॉल, मैसेजिंग, ये सारा काम कर पा रहे हो, वो यूज़ कर सकते हो। ऐसे तो होता है। अब इससे क्या हो रहा है ना, दिन ब दिन जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर से वो काफ़ी नाराज़ होते चले जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनीज़, टेलीकॉम सेक्टर्स काफ़ी नाराज़ हैं। टेलीकॉम कंपनीज़ वही जिसकी हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस दे रही हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि आपने इन कंपनी का सिम परचेज़ कर रखा है, रिचार्ज करवा रहे हो और यही कंपनी यहाँ पर अपना पैसा लगाकर आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही हैं। लेकिन आपने एक बार नेट रिचार्ज करवाने के बाद क्या सिम का कभी यूज़ कर रहे हो? एक ज़माना था जब सिम का यूज़ होता था, आपने कोई एसएमएस करना है तो सिम का ही डेटा यूज़ करके आप एसएमएस कर रहे थे। आपने अगर कुछ और यहाँ पर कॉल वगैरह करनी है तो सिम का यूज़ करके कर रहे थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, केवल आप यहाँ पर सिम का नेट यूज़ कर रहे हो और उस केवल नेट की वजह से आप व्हाट्सएप यूज़ करके सारा काम कर पाते हो। व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करनी है या कहीं पर वॉइस कॉल करनी है, कुछ भी काम करना है, मैसेजिंग करनी है और अनलिमिटेड मैसेज करना है, सारा काम आप व्हाट्सएप से कर पा रहे हो। एग्जैक्टली सबकी लाइफ में व्हाट्सएप ने काम आसान कर दिया है। लेकिन ये इन कंपनीज़ का यहाँ पर एक कह सकते हो कि अगेंस्ट में, यानी इन ऐप के अगेंस्ट में यहाँ पर एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इन कंपनीज़ का कहना है ये बिल्कुल सही नहीं है और व्हाट्सएप अगर ऐसा कर रहा है तो व्हाट्सएप को कहीं ना कहीं एक पेमेंट देना चाहिए आगे टेलीकॉम कंपनीज़ को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप कुछ नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप केवल एक एप्लीकेशन है। सारा नेट जो प्रोवाइड करवा रहा है वो यहाँ पर एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप केवल यहाँ पर नेट यूज़ करके व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो, तो ये अलग से कुछ नहीं कर रहा है। तो नेट हमारा और बाकी सर्विसेज आप इन कंपनीज़ के यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए व्हाट्सएप को एक पेमेंट जो है इन टेलीकॉम कंपनीज़ को देना चाहिए। व्हाट्सएप एक पेमेंट दे इन कंपनी को जिससे सारा काम होगा, तब जाके यहाँ पर कह सकते हो एक जस्टिस होगा टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ में, ये इनका कहना है। समझ गए? ये बात यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ क्या कहना है दोस्तों, इन फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर ये व्हाट्सएप कंपनी ये जो है प्लेटफॉर्म है, अगर ये कुछ पेमेंट वगैरह देती है, कुछ अगर पेमेंट करती है इन कंपनीज़ को, तो पॉसिबिलिटी आने वाले समय पर कि व्हाट्सएप भी एक सब्सक्रिप्शन मांगना शुरू कर दे, यानी व्हाट्सएप पेड हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले समय पर हो सकता है आप व्हाट्सएप फ्री ना यूज़ कर पाओ, अब आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, उसके बाद जाके आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाओ। खैर अभी ये नहीं हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी नज़र आ रही है। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक जो सिनेरियो है, एक कंट्रोवर्सी है टेलीकॉम वर्सेस ये जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप्स हैं, इनके बीच में ये कंट्रोवर्सी लंबे से समय से चल रही है और अभी भी यहाँ पर ये इशू नज़र आ रहे हैं ना। दोस्तों आते हैं बिजनेस पेज पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो एक ज़बरदस्त आर्टिकल है यहाँ पे, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं सीबीडीसी के। सीबीडीसी, ये सीबीडीसी टर्म पिछले साल लगातार न्यूज़ में बना रहा है। सीबीडीसी क्या है? यह है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है? एक डिजिटल करेंसी, जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ है ना, आप क्रिप्टो करेंसी को आप देख नहीं सकते हो, केवल आपका ऑनलाइन वो करेंसी चल रही है। वैसे यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। एक आपके पास में करेंसी तो होगी, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, वॉलेट में वो करेंसी होगी, आप केवल उसका यूज़ कर सकते हो। आपको नोट वगैरह नहीं मिलेंगे, ये केवल डिजिटल करेंसी होगी जो कि सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के अंडर में होगी। तो यहाँ पे जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, इन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के कई सारे बेनिफिट्स बताए। इन्होंने बोला दुनिया भर की इकॉनमी को इससे फ़ायदा हो सकता है। सबसे बढ़िया जो फीचर यहाँ पर इसका है कि आप दुनिया भर में कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो, सिक्योर वे में पेमेंट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपको कहीं पर भी कैश भेजने की ज़रूरत नहीं है, कैश ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योर पेमेंट्स ऑनलाइन हो सकता है। समझ गए? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो हमारी इकॉनमी है वो कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, आपने कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सारा काम यहाँ पर आप कह सकते हो डिजिटल करेंसी से कर पाओगे। ये भी इसका यहाँ पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट है।
अब क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों यह है कि जो CBDC है इसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर में। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए। ये आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट में आपको बता ही चुका हूँ। आप समझते हैं ये जो ई-रूपी है या इलेक्ट्रॉनिक रूपी कह लो या डिजिटल करेंसी कह लो, ये क्या है। तो RBI ने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये एक डिजिटल फॉर्म की करेंसी होने वाली है। एक डिजिटल करेंसी होगी जो कि सेंट्रल बैंक जारी करेगी। यानी आपके पास में पैसा आएगा लेकिन वो पैसा केवल मोबाइल फ़ोन में एक वॉलेट होगा उसके अंदर रहेगा, मोबाइल फ़ोन के वॉलेट में रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपके मोबाइल फ़ोन में वो सारा का सारा पैसा, जैसे आज UPI वगैरह यूज़ कर रहे हो, बैंक में यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्या है यहाँ पर आप करेंसी को यूज़ कर सकते हो, करेंसी निकाल सकते हो। आप यहाँ पे वो जो कैश है उसको अपने हाथ में निकाल सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में कैश नहीं आएगा, केवल और केवल डिजिटल फॉर्म की करेंसी होगी जो कि सेंट्रल बैंक जारी करेगी। और सेंट्रल बैंक के पास में हर एक डेटा होगा कि किसी के पास में कितनी डिजिटल करेंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है। समझ गए। तो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट करेंसी होगी जो कि हमारी सेंट्रल बैंक जो है भेजना स्टार्ट करेगी या वो यहाँ पर इशू करना स्टार्ट करेगी। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। लीगल टेंडर कौन होगा, तो एक बार अगर ऑफिशियली इस करेंसी को इशू कर दिया जाएगा तो ये जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे ये इशू हो जाएगी इस करेंसी का आप यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए, दुकानदार को आप पेमेंट कर सकते हो उस करेंसी का, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रिकग्निशन मिलेगा सभी जगह से, सिटीजन के माध्यम से, गवर्नमेंट बॉडीज़ के माध्यम से, एंटरप्राइजेस के माध्यम से, सभी जगह से इसको रिकग्निशन एक मिलने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ही तो हो गया जैसे हमारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन में आपने क्या है आपके पास से बताया कि आपके पास में कितने क्रिप्टो कॉइन्स हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ये बिटकॉइन जैसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है ना कि क्रिप्टो करेंसी पर इसके ऊपर कोई बैठा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल फ्री है, कौन चला रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। इस वजह से ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा। इस वजह से क्रिप्टो करेंसीज़ की जो वैल्यू है आज के समय पर लोगों की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा कम भी हो चुकी है। समझ गए। एक समय था जब क्रिप्टो करेंसी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन बीच में जब एक बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली उसके बाद से जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो गया। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी ज़्यादा अलग है यहाँ पर ये डिजिटल करेंसी। इसको रेगुलेट कर रही होगी बॉडी, इसको कंट्रोल कर रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक सिक्योर वे है ये। क्रिप्टो करेंसी में कोई रेगुलेशन नहीं था, इसके ऊपर कोई नहीं बैठा था इसको कंट्रोल करने वाला, बट यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा होगा इस डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। और दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ इस प्रकार के मेथड का यूज़ करने के लिए शुरू कर रही हैं। जुलाई 2022 तक लगभग 105 देश ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की डिजिटल करेंसीज़ को लेकर एक्सप्लोर कर रही हैं और 10 देशों ने ऑलरेडी इस प्रकार की डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। पहली जो करेंसी लॉन्च हुई है वो है बहामियन सैंड डॉलर 2020 में, और जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है वो जमाइका का जैमडेक्स लॉन्च हुआ है। तो ये डिजिटल करेंसीज़ अलग अलग देश लॉन्च कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी इकॉनमी को कैशलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नोट जो बैंक नोट्स वगैरह होते हैं इनका यूज़ ना हो, केवल और केवल यहाँ पर डिजिटल करेंसीज़ का यूज़ हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह RBI का प्लान कैसा है, तो RBI भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब RBI यहाँ पर दो तरीके से लेकर चलेगा, अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट देगा। एक रिटेल सेक्शन के लिए अलग और होलसेल वाला सेक्शन यानी कि जो थोक वाला सेक्शन है उसके लिए यहाँ पर इसको अलग बांट देगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? नॉर्मली जैसा चल रहा है मामला वैसे चलने दो, क्या दिक्कत है? UPI चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लोग के हाथ में करेंसीज भी आते हैं, सारे काम होते हैं। तो ई करेंसी का एडवांटेज क्या होगा? देखो ई करेंसी का एडवांटेज ये होगा कि फिजिकल कैश का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो सकेगा। आपके पास में जितना भी अमाउंट है आज के समय पर, ठीक है, वो सब डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा। वो सारा का सारा यहाँ पर कैश नहीं होगा आपके पास में, बट वो डिजिटल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, पेमेंट सिस्टम में नए नए इनोवेशंस होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें दिक्कतें भी बहुत सारी हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंदर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है साइबर सिक्योरिटी की, है ना। साइबर अटैक्स जिस तरीके से पिछले कुछ समय पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, भाई किसी के ऊपर भी साइबर अटैक हो सकता है ना। उसका जो मोबाइल फ़ोन है, उसका जो सिस्टम है वो हैंग किया जा सकता है, और हैंग करने के बाद में जो यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर लीक हो सकती हैं। फिर उसके बाद में प्राइवेसी का एक इशू आ सकता है। तो ये जो डिजिटल करेंसी है ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि बहुत सारा जो देखो जो डेटा है वो जनरेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, लोगों का पेमेंट होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे, तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो सब जनरेट होगा। अब डेटा जनरेट होने के बाद में जो लोगों की प्राइवेसी होती है, लोगों का जो डिटेलिंग्स हैं उनके साथ में यहाँ पर छेड़छाड़ हो सकती है, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। उस प्राइवेसी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिर उसके बाद में एक और पर्टिकुलर इशू हो सकता है, वो है डिजिटल डिवाइड और फाइनेंशियल लिटरेसी। भाई आप कितना डिजिटल करेंसी लेकर आ सकते हो? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी तक इंटरनेट की सुविधा सभी लोगों के पास में नहीं है हमारे देश में।
समझ गए? यानी रूरल और अर्बन डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है। शहर और गांव में अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 48.7% रूरल मेल्स, यानी शहर के अंदर में जो यहाँ पर पुरुष हैं 48.7%, प्लस यहाँ पर 24.6% जो रूरल फीमेल्स हैं। गांव के अंदर में यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं हैं। सॉरी, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, दोनों रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रूरल मेल्स है गांव के अंदर काफ़ी सारे पुरुष हैं, महिला हैं, काफ़ी हद तक परसेंटेज तक जिन्होंने अभी तक इंटरनेट यूज़ नहीं किया है। तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अभी हमारे देश में डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है, किसी के पास में डिजिटल टेक्नोलॉजी है, किसी के पास में नहीं है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट देखेंगे आगे एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए बस खाली ये न्यूज़ में तो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना दोस्तों, आज के एडिटोरियल में हमारे लिए इकलौता काम का एडिटोरियल है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो ईश्वर चौधरी साथ ही साथ में बालकृष्णा पादी, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है और ये दोनों राइटर एक बढ़िया टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। एडिटोरियल सब मत पढ़ा करो, देखे करो कि एग्जाम में रेलिवेंसी किस आर्टिकल की है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपको ये 2 एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। कहोगे सर इंपॉर्टेंट है, आपने ये डिस्कस नहीं किया। भाई इसके लिए परेशान नहीं होना है आपने। ये जो एडिटोरियल दोनों लिखे गए हैं ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर लिखे गए। अगर आपने पढ़ना है तो कल वाला वीडियो ओपन करो भाई, प्लीज़ कल वाला वीडियो ओपन करना। यानी कि देखो, आपको 4 सितंबर 2023 का द हिंदू का वीडियो ओपन करना है। कल के वीडियो में मैंने आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन डिटेल से समझाया है। इतना डिटेल से समझाया कि इस आर्टिकल में इतनी डिटेलिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, गारंटीड, ठीक है। इस आर्टिकल में भी इतनी डिटेलिंग्स नहीं मिलेंगी, प्लस उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बैलेंस करके रखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं इधर झुकाव हो जाएगा उधर झुकाव हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों चीज़ें समझाएगी, प्रोज और कॉन्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो मेंटेन होकर चलेगी, आप दोनों पर्सपेक्टिव से सोच सकोगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वजह से यहाँ पे मैं बोलता हूँ एडिटोरियल को पढ़े करो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप मज़े से सब आर्टिकल पढ़े करो, चाहे मसालेदार हो, चाहे वो कैसे हो, चाहे वो एग्जैक्टली आपका पर्सपेक्शन कैसा भी चेंज करें, लेकिन हमेशा आर्टिकल के दोनों पहलू लेकर चला करो। इसके फ़ायदे हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, या इसके नुकसान है तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। इससे आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो एक्सपैंड होगी, आपकी सोचने की क्षमता एक्सपैंड होगी, आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? तो ये आर्टिकल थोड़ा सा रेलिवेंट है, मैं आपको दोनों पहलू बताता हुआ चलूँगा। फिलहाल ये हमारी सोसाइटी की एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी एक इशू बना हुआ है। मेल और फीमेल के बीच में समानताएं सही से नहीं बन पा रही हैं। देखो, अगर सोसाइटी देखोगे, कई सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पेट्रियार्की देखने को मिलती है, यानी कि जो पुरुष है, पुरुष को ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द महिला, ठीक है। यानी कि फीमेल को हमेशा पुरुष से नीचे समझा जा रहा है, यानी कि फीमेल जो है सिर्फ घर के काम के लिए है, ये काम है वो काम है, ठीक है, जबकि पुरुष यहाँ पे कमाने का काम केवल पुरुष का है। इस प्रकार की जो थिंकिंग कई सारी सोसाइटीज़ के अंदर में चलती हैं, अभी भी चलती हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी कम हुई हैं धीरे धीरे, लेकिन चलती हैं अभी भी। अब दोस्तों इसी दौरान यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे दुनिया में कई सारी जगह हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ कह लो, इंडिया में कई सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर जो महिलाएं हैं ना, इनको क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज समझ रहे हो, लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, लगातार यहाँ पर गर्मी इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉब्लम्स दुनिया भर में इंक्रीज़ हो रही हैं। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, दुनिया भर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन की वजह से भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से और इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं आज के समय पर लेबर इंटेंसिव वर्क कर रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया के ऊपर तो पड़ ही रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर आप देखोगे या फिर कुछ और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं, वहाँ पर महिलाओं के ऊपर थोड़ा ज़्यादा असर हो रहा है। वो चीज़ यहाँ पे राइटर ने कहने की कोशिश की है। अब ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, ठीक है, कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं तो इस वजह से एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। अब राइटर ने यहाँ पर ये पहला बोला है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर देखने को मिलेगा। ये दुनिया भर के लिए पिछले दशकों के अंदर में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो अलग अलग लोकेशन पर वैरी करता है। भाई कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो लोकेशंस पर ये डिपेंड कर रहा है। अब यहीं पर ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी है 2019 की। उस स्टडी के अंदर बोला गया कि 2.2% जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं दुनिया भर के अंदर में, वो बढ़ते टेम्परेचर की वजह से कम होने वाले हैं। मतलब लोगों की काम करने की जो क्षमता है आज के समय पर, वो आने वाले समय पर और कम हो जाएगी 2030 तक,
क्यों? गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। भाई जितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, टेम्परेचर उतना जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इंसान की काम करने की क्षमता, उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उसके टोटल वर्किंग आवर्स, फुल टाइम जॉब कम होने वाली है। ऐसा खुद यहाँ पर 2019 की इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ने यहाँ पे कह सकते हो हमें बता रखा है। यूनाइटेड नेशन 2009 के कुछ हाइलाइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि देखो आप अगर जेंडर्स की बात करते हो तो यहाँ पर जो महिला हैं, महिलाओं के ऊपर थोड़ा ज़्यादा असर देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज का। पुरुष के ऊपर भी देखने को मिलेगा, लेकिन पुरुष से ज़्यादा जो बुरा असर है वो महिला के ऊपर देखने को मिलेगा। और कई सारी जो लो इनकम कंट्रीज़ है यहाँ पर ये फील करना शुरू भी कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है? राइटर ने बोला कि जो महिलाएं दुनिया भर में हैं, कई सारी जगह पर हेल्थ को लेकर, सेफ्टी को लेकर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क में है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है और हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए पीछे भाग रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक होती है डेवलप्ड कंट्री जो ऑलरेडी विकसित है, सब विकास कर चुकी है, वो लोगों की पर कैपिटा इनकम वगैरह बहुत अच्छा है। अब क्या है, एक होती है यहाँ पर लेस डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है। अभी यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लो इनकम एरियाज़ भी आपको देखने को मिलेंगे कई सारे, जहाँ पे लोगों की आय वगैरह अच्छी नहीं है, गरीबी काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेगी। तो महिलाएं जो डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में आपको देखने को मिलेंगी, इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ में जो महिलाएं हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में काम कर रही हैं, मजदूरी का काम कर रही हैं, लेबर इंटेंसिव वर्क कर रही हैं, ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पता ये चल रहा है कि लोगों का जो काम करने का प्रोडक्टिविटी है, वो जो पोटेंशियल है, वो जो एनर्जी है, वो पिछले कुछ समय पर कम हुई है, आने वाले समय पर और कम होगी। तो इसका जो असर है वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा ये भी बोलता है कि पुरुष से ज़्यादा गरीबी में जो रह रही है वो महिला है। ठीक है, वेमेन थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे पॉवर्टी लाइन के अंदर में। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप में एक बहुत ही सैड न्यूज़ नज़र आती है। और अगर कोई फीमेल लो इनकम हाउस होल्ड से आ रही है, एक ऐसे घर से जहाँ पर आय बहुत कम है, ठीक है, तो उस महिला की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? उस घर का खाना पानी, सारा साथ ही यहाँ पर घर का सारा काम करना। अब आप देख पाओगे कि इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ी अड़चन बना हुआ है। और ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इस क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से थोड़ा ज़्यादा समय, ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर हर किसी पर्सन को थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। जो हमारी रूरल वेमेन है, गांव के अंदर रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है घर का। उनको इंश्योर करना होता है डेली बेसिस पे साफ़ पानी लेकर आके घर में प्रोवाइड करवाना। ठीक है, एक प्रॉपर कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, है ना, लकड़ी लेकर आना खाना बनाने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड, एक अच्छा पोषण भरपूर खाना अपनी फैमिली को देना। तो ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन है। वेमेन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी जो हेल्थ है, सेफ्टी है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खतरे में देखने को मिलेगी पिछले कुछ समय पर, स्पेशली गांव के अंदर में। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत लंबा डिस्टेंस जाना पड़ता है डेली बेसिस पे। गांव में आपने देखा होगा जहाँ पर पानी प्रेजेंट नहीं है प्रॉपरली, तो साफ़ पीने का पानी लेने के लिए इनको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, डेली पानी लेकर आना पड़ता है घर पे। उसके बाद खाने के लिए यहाँ पर कुछ फ्यूल कलेक्ट कर पाना। तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है, इस वजह से ये जो इम्पैक्ट है इन गाँव की महिलाओं के ऊपर, ये बुरी तरह से डाल सकता है। और स्पेशली यहाँ पर जो वेमेन है लो इनकम कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है वो दुगनी करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर इतनी विकट गर्मी पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टडी है, इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है 60% जो वर्किंग वेमेन हैं सदर्न एशिया में, अफ्रीका में, वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते करते ऐसा नहीं है कि आप उनको पेमेंट मिल रहा है, वो अंडर पेमेंट में है, या फिर कह सकते हो पेमेंट मिल भी रहा है तो बहुत ही कम मिल रहा है, काम बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है। और ऐसा सिचुएशन आपको अलग अलग सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। अगर कोई कंपनी है जहाँ पर महिला और साथ ही साथ में पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों का जो पेमेंट अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा, भले ही वो काम दोनों सेम ही क्यों ना कर रहे हों। तो इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी के अंदर में वो हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो फूड प्रोडक्शन जो सिस्टम है इंडिया का, उसकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है महिला। उसके बावजूद भी यहाँ पर फार्मिंग के सेक्टर में अगर आप देखोगे ना, खेती बाड़ी के सेक्टर में जो ज़्यादातर लैंड है, ज़्यादातर जो लैंड के ओनर हैं वो मेन हैं, पुरुष हैं।
फार्मिंग सेक्टर में केवल और केवल 10% जो महिलाएं हैं उन्हीं के पास में लैंड देखने को मिलेगा, उन्हीं के पास में, मतलब वही 10% महिलाएं ओन करती हैं लैंड को इस पूरे फार्मिंग सेक्टर के अंदर में। तो ये भी अपने आप में एक पर्टिकुलर इशू जो है राइटर वो मेंशन करता है। अब इन्होंने बोला जेंडर स्पेसिफिक इशूज़ के बारे में। राइटर बोलता है यूनाइटेड नेशन की स्टडी के अकॉर्डिंग 80% ऐसे लोग जो कि क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से इधर उधर उन्हें भागना पड़ा है, ठीक है, 80% डिस्प्लेस्ड पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे 80% लोगों को भागना पड़ा है इधर उधर, यानी सपोज़ यहाँ पे जैसे अफ्रीका में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के साथ साथ कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसकी वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ। तो क्लाइमेट रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं, बड़े बड़े कह सकते हो कि डिजास्टर्स देखने को मिले हैं, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे घर छोड़ के निकलना पड़ता है। तो 80% वहाँ पे महिला और गर्ल्स ही देखने को मिलेंगी, ठीक है, औरतें और बच्चियाँ ही देखने को मिलेंगी। वेमेन स्पेशली यहाँ पे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ से आ रही हैं, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर के बाद में और ज़्यादा बढ़ जाती है। घर उजड़ गया पूरा, अब घर उजड़ने के बाद में सारी जो जिम्मेदारी है महिला के ऊपर में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इनके साथ में भेदभाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है, नेपाल का एग्जाम्पल दिया है। नेपाल में 2015 में आपको पता होगा खतरनाक भूकंप आया था, है ना, मुझे याद है अभी भी। 2015 में नेपाल में एक खतरनाक भूकंप आया, जिसके बाद भारत ने काफ़ी हेल्प भी प्रोवाइड करवाई थी। दुनिया भर में नेपाल के इस भूकंप की चर्चा की गई थी। लेकिन इस भूकंप के बाद जो हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, इन्होंने यहाँ पर यह पाया कि जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं जिनका घर वगैरह उजड़ गया था, उनके साथ में ट्रैफिकिंग की गई, उनकी तस्करी की गई, उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ऐसा कई सारी जगह पर हो रहा है कि नेचुरल डिजास्टर्स के बाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं स्पेशली और जो बच्चियाँ हैं उनके साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है, ठीक है। सोशल नेटवर्क से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं और इसी जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से महिलाओं को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन से पीछे हैं, हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा यहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, ज़्यादा हेल्थ केयर उनको नहीं मिल पा रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से कह सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली वेमेन के लिए वो और ज़्यादा हार्ड होने वाली है आने वाले समय पर। और ये जो प्रॉब्लम आने वाले समय पर हार्ड होने वाली है उसका एग्जाम्पल आज के जो रियल इंसिडेंसेस हैं उसके बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर महिलाओं का सबसे बड़ा रोल है और क्लाइमेट चेंज जैसा हो रहा है इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भाई अगर गर्मी ज़्यादा पड़ गई या कहीं पर बारिश ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं क्या वो सही से उग पाएंगी, नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है ना, इसका हीट का जो अफेक्ट है वो सीधा वर्कर के ऊपर पड़ रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा देखने को मिला है, स्पेशली साउथ एशिया में, अफ्रीका में। जिस तरीके से यहाँ पे जो हमारा वेदर के अंदर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स के अंदर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ गया, बहुत ज़्यादा भारी गर्मी पड़ गई या बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो गई, इसका असर सीधा सीधा क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर पड़ रहा है, फसलों के ऊपर पड़ रहा है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर पड़ रहा है, लोगों के ऊपर पड़ रहा है। अब जो ऑलरेडी यहाँ पर इन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके लिए परेशानी दुगनी हो जाती है। और वही सिचुएशन यहाँ पे ये डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली जो वेमेन फार्मर्स हैं, महिला जो किसान हैं, उनके साथ में ये देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम तो है अपने आप में, कुछ रियल प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर राइटर ने समझाया है। अब राइटर यहाँ पर बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल बढ़िया है, प्रॉब्लम्स भी पता चली आपने, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पता चले, अब यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस के बारे में इन्होंने डिस्कशन करा। राइटर बोलते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से गरीबी बढ़ी है, सोशो इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो भी महिलाओं में देखने को मिली है। अब क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं यहाँ पे हम विमेन इनइक्वालिटी से भी लिंक कर सकते हैं, महिलाओं के बीच असमानता यहाँ पर जो हो रही है वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। और जितना हमारे पास में डेटा है उसके अकॉर्डिंग 130 मिलियन, कितने 130 मिलियन जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो गरीबी में आ सकते हैं 2050 तक, केवल और केवल क्लाइमेट चेंज के रिस्क की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, जो महंगाई है उसकी वजह से, जो महिलाओं के साथ में असमानताएँ दिखाई जा रही हैं उसकी वजह से। तो जब बात आती है क्लाइमेट चेंज को एडजस्ट करने की, तो हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। हमें वेमेन की एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा। महिला की एजुकेशन, ट्रेनिंग, उनको बढ़िया रिसोर्सेज देना जब जब उनको ज़रूरत हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना होगा, समझ गए। प्लस क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसको यहाँ पर रिड्यूस करना होगा।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करेंगे कैसे, कैसे कम करेंगे, ये तो प्रकृति है। देखो हम तो पहले पोल्यूशन कर ही रहे हैं, अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन लोगों को बता सकते हैं कि कैसे आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेकर चल सकते हो, कैसे आपको प्रॉपर पानी का मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको एनर्जी जनरेट करनी है, ये तरीके बताए जा सकते हैं। नई नई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के दौरान भी किस तरीके से यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किया जा सकता है। उसके बाद राइट एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया के अंदर में जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेंस एसोसिएशन है, सेवा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी महिला फार्मर्स को टीच कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अगर क्लाइमेट पैटर्न्स में चेंजेस आएंगे तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। थोड़ा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सकता है, पैसों का सपोर्ट उनको दिया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन ग्रुप्स को यहाँ पे सपोर्ट करें, ठीक है। और ऐसे जो छोटे छोटे ग्रुप्स जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जा सके, ट्रेन किया जा सके, कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आपके पास में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके माध्यम से आपके पास में तब भी इनकम जनरेशन होती रहेगी, आप अपने परिवार को आगे चलाते रहोगे। और उसके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन। तो वेमेन की एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर में खर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो क्लाइमेट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स होते हैं सभी लेवल पर, वहाँ पर महिला का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स पता चले महिला क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उनका पार्टिसिपेशन होगा तब पता चलेगा। और क्लाइमेट चेंज को कम कैसे करा जा सकता है उसको लेकर नई नई स्ट्रैटेजीज़ में यहाँ पे महिला का रोल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, उनको भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हम ऐड कर सकते हैं। तो जो वेमेन है, जो अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क फेस कर रही हैं क्लाइमेट चेंज, जेंडर पैरिटी, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो इन महिलाओं को इस डिसीजन मेकिंग बॉडी में लाना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर ये बता सकें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स और किस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशंस हो सकता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है व्यक्ति, वही यहाँ पर बता सकता है एग्जैक्टली क्या सिनेरियो उनके साथ में हो रहा है और कैसे यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो दुनिया भर में हमें ऐसे एफर्ट्स, केवल इंडिया नहीं, दुनिया भर में ऐसे एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि अच्छी तरीके से क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सकें और हम कह सकें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इनको ज़रूरत है एक क्लाइमेट एक्शन प्लान की, ठीक है, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अदरवाइज़ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं आने वाले समय पर वो बढ़ने वाली हैं, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टडीज़ के माध्यम से बताया। तो ये राइटर का पूरा आर्टिकल, आई होप दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। नाउ ये पूरा का पूरा एडिटोरियल एनालिसिस का कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, आप लोग प्लीज़ यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से सुनना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, women in these parts of the world are more vulnerable to climate change because of their dependence on natural resources and labor intensive work। ठीक है, तो जो महिला हैं दुनिया में कई सारी जगह में, वो ज़्यादा रिस्क में हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर ज़्यादा रिस्क के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो निर्भरता है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर में, लेबर इंटेंसिव वर्क के ऊपर में, वो ज़्यादा है। तो आप इससे क्या समझते हो, इसके बारे में आपने डिटेल से समझाना है, इसके बारे में आपने बहुत डिटेल से समझाना है, एलोबरेट करना है 250 शब्दों के अंदर में। ठीक है, अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप अच्छा सा एक आंसर लिख सकते हो। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से पकड़ कर एक बढ़िया आंसर लिख सकें। तो प्राकृतिक संसाधनों और श्रम केंद्रित कार्यों पर निर्भरता के कारण दुनिया के इन हिस्सों में महिलाएं जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। विस्तृत करें कुछ एरियाज़ जो मैंने आपको बताया ना, साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में बताया, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बताया, उन एरियाज़ के नाम आप लिख सकते हो। इन एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आप बता सकते हो और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर उस लास्ट में आप सॉल्यूशंस के बारे में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है दोस्तों, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से वो कोऑपरेटिव वे में पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बनिए। तो ये दोस्तों हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन रहा, आज का एडिटोरियल डिस्कशन, और बाकी सारे जो न्यूज़पेपर के अंदर छोटे छोटे आर्टिकल्स है वो मैंने डिस्कस किए। बाकी आपको पता होगा आर्टिकल्स में आज कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। न्यूज़पेपर के अंदर अभी कुछ दिन G20 समिट ही कवर होगा, चंद्रयान 3 को लेकर जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं वो कवर होते रहेंगे, जो कि डेली बेसिस पर आजकल हो ही रहा है। कुछ नया आएगा तो ऑब्वियसली बात है डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अभी G20 समिट होने दो, जो टॉपिक्स यहाँ पे वो लोग उठाएंगे वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे बहुत ही ज़्यादा विस्तार से, तो आपने कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
चलो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन क्या था, यूपीएससी ने 2008 में एक क्वेश्चन पूछा था। अब ऐसा मत सोचना 2008 का क्वेश्चन है तो बहुत पुराना है, कई बार ये क्वेश्चन सिंपली रिपीट हो जाता है। जैसे इस बार पता है ओरेंगुटन को लेकर इस सवाल पूछ लिया गया था, और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। और एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखो, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं सर एनवायरमेंट के लग से क्या करें। तो मैं जो मॉर्निंग वाला वीडियो अपलोड करता हूँ ना उसको देखा करो। मॉर्निंग वाले वीडियो में कई सारे टॉपिक्स में रोजाना एनवायरमेंट के भी डिस्कस करता हूँ। तो यूपीएससी 2008 का ये क्वेश्चन था जिसमें से पूछा गया था ये जो 4 आपको एनिमल्स के नाम दिए गए इनमें से एप की स्पीशी कौन सी नहीं है। एप नहीं है, एप मंकी की तरह ही होता है, जैसे मंकी की पूंछ है लेकिन एप की पूंछ नहीं होती है। जैसे एक मानव है, हमारी जो खासकर आप कह सकते हो जो हमारी जो कंडीशंस होती है ना उसके बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा करीब होता है एप, ठीक है। तो एप इनमें से क्या नहीं आपने बताना है। गिबॉन भी एप है, अभी मॉर्निंग में डिस्कस भी किया है मैंने गिबॉन सेंचुरी के बारे में। गोरिल्ला भी यहाँ पर एक एप है। ओरेंगुटन ये भी एक एप है, ऑरेंज कलर का आपने देखा होगा। तो एप क्या नहीं है, लंगूर यहाँ पर एप नहीं है। लंगूर की तो और लंबी पूंछ होती है जैसे मैंने आपको बता रखा है ना, उसकी जो टेल होती है वो और लंबी होती है, जबकि जो एप होता है वो टेललेस होता है। तो इसमें से एप क्या नहीं है, लंगूर नहीं है। तो मैंने बोला था थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप गेम खत्म कर सकते हो। लॉजिक में यहाँ पर यह है कि आपको लंगूर का तो पूंछ कंफर्म होगा और ज़्यादा लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो एप क्या है, एप बेसिकली यहाँ पर होमिनोइडिया, ठीक है, एक ब्रांच है दुनिया के सबसे पुराने टेललेस सिमियंस की, जो कि अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जिनकी पूंछ नहीं होती है बट यहाँ पर सिमिलर होते हैं, मंकी की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। तो एप में फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोनोबोस, पिग्मी, चिंपैंजी हो गया, गिबॉन, ओरेंगुटन, ये सारी की सारी हमारी एप होती हैं। मंकी और एप दोनों प्राइमेट हैं बट दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो इसी ह्यूमन फैमिली जो ट्री है ना, उसी ट्री का यहाँ पर एक हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर यही है कि पूंछ का पता लगाना, ठीक है। मंकी में पूंछ होती है जबकि एप में यहाँ पर ये पूंछ नहीं होती है। सभी मंकी में पूंछ होती है लेकिन सभी एप्स के अंदर पूंछ यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। दोनों की जो बॉडी होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बॉडी का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एप का जो साइज़ होता है थोड़ा बड़ा होता है, उनका चेस्ट बड़ा होता है, शोल्डर जॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी मजबूत होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होता है, इंटेलिजेंट होते हैं एप्स काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी लंगूर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एप नहीं है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।